हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2022 के लिए घटना चक्र बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इससे पहले की वीडियो में हम 8 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो के पिछले पार्ट नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी प्रदेश की बोली है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी पहाड़ी प्रदेश की बोली है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमाऊनी। कुमाऊनी किस तरह की बोली है? पहाड़ी प्रदेश की बोली है। बात करें अगर हम बांगरू की, बांगरू और ब्रजभाषा की, तो ये किस तरह की बोलियां हो जाएंगी? बांगरू और ब्रजभाषा ये किस तरह की बोलियां हो जाएंगी? पश्चिमी हिंदी की। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा संयुक्त स्वर है। बात करें अगर हम हिंदी भाषा में स्वर संयुक्त स्वर की, तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी? 4। कौन कौन से हो जाएंगे? इसके लिए आप ट्रिक याद कर सकते हैं। ओए, क्या ट्रिक हो जाएगी? ओए। ओए से आपको पता चल जाएगा कि संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं। तो बात करें अगर ओ की, तो ओ से कौन कौन से वर्ण हो जाएंगे? ओ फैमिली, ओ और दीर्घ ओ। ए से कौन कौन से हो जाएंगे? ए और दीर्घ ए। इस तरह से संयुक्त स्वरों की संख्या टोटल कितनी? 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कै वर्ग का उच्चारण स्थान है? तो इसमें आपको बताना है कि कै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो यह हम पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। आपको क्या ट्रिक याद रखनी है? कचट तप। क्या ट्रिक हो जाएगी? कचट तप। कचट तप के बाद आपको 3-4 बात बोलना है। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, इसी सीक्वेंस में बोलना है। कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ। तो बात करें अगर हम कै वर्ग की, तो कै वर्ग का उच्चारण किससे किया जाता है? कंठ से। चै वर्ग का तालु से, टै वर्ग का मूर्धा से, तै वर्ग का दंत से और पै वर्ग का उच्चारण किससे हो जाएगा? ओष्ठ से। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, कै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए और दीर्घ ए, ये जो वर्ण है ये किस तरह के वर्ण है, ये आपको बताना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंठ तालव्य। तो कंठ तालव्य वर्ण कौन से हो जाएंगे? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से किया जाता है, वह कैसे वर्ण कहलाते हैं? कंठ तालव्य। बात करें अगर हम कंठोस्थ की, ऑप्शन नंबर बी, कंठोस्थ की बात करें अगर हम, तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों से किया जाता है, उन्हें क्या बोलेंगे हम? कंठोस्थ। कौन कौन से वर्ण हो जाएंगे? ओ और दीर्घ ओ। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देवेश में कौन सी संधि है? तो इसमें आपको बताना है कि देवेश शब्द में कौन सी संधि है। तो एक बार देवेश का संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। देवेश का संधि विच्छेद हो जाएगा देव धन ईश। तो देवेश में कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ किस किस का मेल हुआ है? ए धन ई का। और जब भी ए और ई का मेल होता है, वहां कौन सी संधि होती है? गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, षड दर्शन का सही संधि विच्छेद है। तो इसमें आपको बताना है कि षड दर्शन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, षट धन दर्शन। क्या हो जाएगा? षट धन दर्शन मिलकर किसका निर्माण करेंगे? षड दर्शन का। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ संधि किस प्रकार की हो जाएगी? संधि हो जाएगी यहाँ व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निर्गुण की सही संधि है, नी धन गुण की सही संधि है। तो नी धन गुण मिलकर क्या बनाएंगे? निर्गुण। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्गुण। और यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ संधि हो जाएगी विसर्ग संधि।
कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ? विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है? तो इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। बात करें उन्मीलित की तो बिल्कुल सही लिखा है। तिलांजलि बिल्कुल सही है। तिरस्कार बिल्कुल सही है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संन्यास। संन्यास सही तरह से कैसे लिखा जाएगा? सही तरह से बोला कैसे जाएगा? सनन्यास। क्या शब्द हो जाएगा सही? सनन्यास। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषाद। विषाद कैसी वर्तनी हो जाएगी यहाँ? शुद्ध वर्तनी। बात करें अगर ऑप्शन नंबर सी, सतो गुण की, तो सतो गुण को सही तरीके से कैसे लिखा जाएगा? सत्व गुण। इस तरह से आप लिख सकते हैं। बात करें अगर सांकल की, तो सांकल पर लगेगी चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। यह इस तरह से लिखा जा सकता है। और निर्दयी कोई शब्द न होकर क्या शब्द होगा? निर्दय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संध्या ने कहा मनुष्य नश्वर है। इस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो इसमें आपको बताना है कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतरण विराम। बात करें अगर हम अवतरण चिन्ह की, अवतरण चिन्ह से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं एक बार इन्हें देख लेते हैं। तो अवतरण चिन्ह का ही दूसरा नाम क्या होता है? उदाहरण चिन्ह। क्या नाम हो जाएगा? उदाहरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह नाम हो जाएगा। बात करें अगर उद्धरण चिन्हों की संख्या की, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है एकल अवतरण चिन्ह, एकल अवतरण चिन्ह, और एक हो जाएगा युगल अवतरण चिन्ह। युगल अवतरण की क्या पहचान हो जाएगी? अगर डबल इन्वर्टेड इन्वर्टेड कोमाज है तो वहां कौन सा हो जाएगा? युगल अवतरण चिन्ह। अगर सिंगल इन्वर्टेड कोमा है तो वहां कौन सा हो जाएगा? एकल। तो यहाँ किसका प्रयोग हुआ है? युगल अवतरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, छोटे बच्चे की मुस्कुराहट अत्यंत प्यारी है। इस प्रयुक्त मुस्कुराहट शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें आपको बताना है कि मुस्कुराहट शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो संज्ञा का ऐसा रूप जिससे किसी भाव का बोध हो, वहां कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक संज्ञा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? तो इसे आप देख सकते हैं, किसी विशेषण का प्रयोग करके देख सकते हैं, जैसे अच्छी भलाई, अच्छी हथेली, अच्छी टिकली और अच्छी खिलौना थोड़ी ना होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, खिलौना के साथ प्रयोग होगा अच्छा। तो यह कैसा शब्द हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? तो इसमें आपको बताना है कि किस शब्द का प्रयोग सदैव सदैव एक वचन में होता है। तो बात करें अगर हम संज्ञा शब्दों में द्रव्यवाचक संज्ञा की, तो द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा किस में होता है? एक वचन में। तो यहाँ देख लेते हैं हम कि कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोना। सोना कैसी संज्ञा हो जाएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा। और इसका प्रयोग हमेशा किस में किया जाएगा? सदैव एक वचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रानी चाकू से सब्जी काटती है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो जब भी कोई काम किसी साधन की सहायता से किया जाए, वहां कौन सा कारक होता है? करण कारक। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करण कारक। बात करें अगर अपादान कारक की, तो अपादान कारक की क्या पहचान हो जाएगी? अगर किसी वाक्य में तुलना, अलगाव या भय का बोध हो, तुलना, अलगाव या भय का बोध हो, तो वहां कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ऐसा न हो कि कोई आ जाए। तो इसमें आपको बताना है कि वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। ऐसा न हो कि कोई आ जाए, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो बात करें अगर कोई की, तो कोई से किसी निश्चित व्यक्ति का नहीं पता चल रहा,
तो यहाँ कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मेरा कुत्ता काला है। इस वाक्य में काला शब्द कौन सा विशेषण है? तो आइए इसे समझ लेते हैं एक बार। बात करें अगर कुत्ते की, तो यहाँ कुत्ता क्या हो जाएगा? विशेष्य, क्योंकि कुत्ते की विशेषता बताई जा रही है, तो कुत्ता तो हो गया विशेष्य। काला क्या हो जाएगा? यहाँ काला हो जाएगा विशेषण। मेरा हो जाएगा कर्ता। है क्या हो जाएगा? क्रिया। तो इसमें आपको बताना है कि काला शब्द कौन सा विशेषण है। तो ऐसा विशेषण जो विशेष्य और क्रिया के बीच में आए। जब विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच में आए तो वह कैसा विशेषण कहलाता है? विधेय विशेषण। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधेय विशेषण। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी कोई विशेषण किसी विशेष्य या क्रिया के बीच में आए, विशेष्य और क्रिया के बीच में आए, तो वह कौन सा विशेषण हो जाएगा? विधेय विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मैं वेद को पढ़ता हूं। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? इसमें आपको बताना है मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो बात करें अगर इस वाक्य की, तो यहाँ कितने कर्म हो जाएंगे? एक तो हो गया लड़के, एक हो गया वेद, तो यहाँ कर्म की संख्या कितनी हो गई? दो। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मैंने पुस्तक पढ़ी, यह वाक्य है। तो इसमें आपको बताना है कि यह किस तरह का वाक्य है। तो मैंने पुस्तक पढ़ी, यहाँ किसकी प्रधानता है? कर्ता की प्रधानता। तो यहाँ कौन सा वाच्य हो जाएगा? कृत वाच्य। बात करें जहाँ भाव की प्रधानता होगी, वहाँ कौन सा वाच्य होगा? भाव वाच्य। जहाँ कर्म की प्रधानता होगी, वहाँ कौन सा वाच्य होगा? कर्म वाच्य। हिंदी भाषा में वाच्य की संख्या पूछी जाए आपसे तो कितने वाच्य? 3 वाच्य है। कौन कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वह जा रहा है, इस वाक्य में प्रयुक्त काल है। तो इसमें आपको बताना है कि वह जा रहा है वाक्य में कौन सा काल है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तात्कालिक वर्तमान। बात करें तात्कालिक वर्तमान की, इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान। यह आपने पढ़ा होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान। वह इन शब्दों की पहचान क्या है? अगर किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द दिखाई दे, तो वह किस काल का हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिवाचक अव्यय है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द स्थितिवाचक अव्यय है। एक बार आप अपनी नोटबुक में स्थितिवाचक अव्यय लिख लीजिए कि कौन कौन से शब्द स्थितिवाचक अव्यय हो जाएंगे। तो बात करें ऐसे अव्यय जो स्थिति का बोध कराते हैं, उन्हें क्या बोला जाएगा? स्थितिवाचक अव्यय। जैसे नीचे, ऊपर, आमने, सामने और भीतर, ये किस तरह के अव्यय हो जाएंगे? स्थितिवाचक अव्यय। अगर बात करें हम इस वाक्य में इधर की, तो इस वाक्य का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का स्थितिवाचक कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बाहर। बात करें अगर हम इधर की, तो इधर कैसा हो जाएगा? दिशावाचक। इधर किस तरह का वाच्य हो जाएगा? इधर किस तरह का अव्यय हो जाएगा? दिशावाचक अव्यय। यह दिशा का बोध करा रहा है तो दिशावाचक अव्यय। बात करें अगर अब की, तो अब क्या बता रहा है? समय, तो यह हो जाएगा कालवाचक अव्यय। क्वेश्चन नंबर 21, आंधी आई और पानी बरसा, इस वाक्य में आपको बताना है कि कौन सा अव्यय है। तो बात करें अगर हिंदी भाषा में अव्यय की, तो हिंदी भाषा में अव्यय की संख्या कितनी? 4। आइए अब हम इसे देख लेते हैं कि इसमें कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक अव्यय कहते किसे हैं, ये समझ लेते हैं। तो ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर बल्कि उन्हें एक दूसरे से जोड़ता है, वह क्या कहलाता है? समुच्चय बोधक अव्यय। तो ऐसा पद जो संज्ञा या क्रिया की विशेषता न बताकर उन्हें आपस में जोड़ता है, क्या कहलाता है? समुच्चय बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22, मोहन नहीं आने वाला है, इस वाक्य में नहीं कौन सा निपात है? तो बात करें अगर हिंदी भाषा में निपात की, तो निपात का काम है किसी वाक्य में जोड़ देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? निपात का। जैसे शब्द हो जाएगा भी, ही, इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है? वाक्य में जोड़ देने के लिए, अपनी बात में जोड़ देने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? इन निपात शब्दों का। तो यहाँ आपको बताना है कि नहीं किस प्रकार का निपात है, तो नहीं किस तरह का हो जाएगा ये आपको बताना है। तो यह हो जाएगा नकारात्मक, यहाँ मना करने की बात हो रही है, नकारात्मक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नकारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें आपको बताना है कि मक्खी का तत्सम क्या है? तो मक्खी का तत्सम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मक्षिका। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म गलत है। बात करें भंवर की, भ्रमर बिल्कुल सही है। भंवर का तत्सम रूप भ्रमर बिल्कुल सही है। बुआ का पितृस्वैसा बिल्कुल सही हो जाएगा। मच्छर का मत्सर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैल। बैल का तत्सम क्या होगा? बैल का तत्सम क्या होगा एक बार यह देख लेते हैं। तो बैल का तत्सम हो जाएगा बलिवर्ग। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा तद्भव शब्द है। तो बात करें रिक्तिका, रक्तिका कैसा हो जाएगा? तत्सम। शलाका, इसका तद्भव क्या होगा? सलाई, यह भी कैसा हो जाएगा? तत्सम। विक्षोभ कैसा हो जाएगा? तत्सम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोभी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, सितार किस भाषा का शब्द है? तो इसमें आपको बताना है कि सितार किस भाषा का शब्द है। तो सितार किस भाषा का शब्द हो जाएगा? फारसी भाषा का। इन शब्दों को समझने के लिए आप एक छोटी सी स्टोरी सुन सकते हैं, स्टोरी समझ लीजिए आप, इससे आपको आसानी से याद हो जाएंगे कि कौन कौन से शब्द फारसी भाषा के हैं। तो बात करें अगर हम फारसी भाषा के शब्दों की, तो आपको क्या याद रखना है कि एक सितारा नाम की लड़की है। सितारा नाम की कैसी लड़की है? फैंसी लड़की है। अब फैंसी लड़की है तो वह क्या देखती है? आईना बहुत देखती है। क्या देखती है? आईना बहुत देखती है। और आईना इस बात का गवाह है कि वह कैसी लड़की है? फैंसी लड़की है। अब इस आईना देखने के चक्कर में उसे एक बार क्या हुआ? खरगोश ने काट लिया। किसने काट लिया? खरगोश ने। अब खरगोश ने काट लिया तो वह क्या हो गई? बीमार हो गई। बीमार हो गई तो किसी ने उससे कहा कि अब तो भाई आराम से घर बैठो, किशमिश खाओ, चरखा चलाओ, अब कहीं जाने का कोई काम नहीं, कुछ नहीं। तो क्या ट्रिक हो जाएगी? सितारा नाम की एक लड़की है, फैंसी कपड़े पहनती है, फैंसी रहती है, आईना देखने का बहुत शौक है, और आईना इस बात का गवाह है कि वह कैसी है? फैंसी, यानी फैशन में रहती है। बात करें उसकी, तो उसे एक बार खरगोश ने काट लिया, वह क्या हो गई? बीमार। बीमार होगी तो किसी ने राय दी कि अब तो किशमिश खाओ, घर बैठो, चरखा चलाओ। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से शब्द हो जाएंगे। तो बात करें अगर हम सितारा, सितारा से बन जाएगा सितार। सितार किस भाषा का शब्द हो जाएगा? फारसी भाषा का। फैंसी से आपको याद रखना है, रिलेट करना है फारसी, कि ये शब्द है किस भाषा के? फारसी भाषा के। बात करें आईना की, तो आईना किस भाषा का शब्द? फारसी भाषा का। गवाह किस भाषा का शब्द? फारसी भाषा का। और खरगोश किस भाषा का शब्द हो जाएगा? फारसी भाषा का। बात करें अगर बीमार की, तो बीमार किस भाषा का शब्द? फारसी भाषा का। किशमिश फारसी भाषा का शब्द, और चरखा भी हो जाएगा फारसी भाषा का शब्द। तो ये शब्द आपको याद रखने हैं कि सितारा नाम की लड़की है, फैशन बहुत करती है, इसलिए कैसी है? फैंसी। फैंसी से याद हो जाएगा आपको फारसी। आईना इस बात का गवाह है, और एक बार क्या हुआ? उसे खरगोश ने काट लिया, वह क्या हो गई? बीमार। तो किसी ने राय दी कि अब तो किशमिश खाओ और चरखा चलाओ। तो इस तरह से आप ये शब्द याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस शब्द में अधि उपसर्ग लगा है? तो इसमें आपको बताना है कि किस शब्द में अधि उपसर्ग लगा है। तो हिंदी भाषा के ऐसे शब्द
जिनके शुरू में कोई शब्द जोड़कर परिवर्तन किया जाता है उन्हें क्या कहा जा गया है? उपसर्ग। तो उपसर्ग कहाँ जोड़े जाते हैं? किसी शब्द के प्रारंभ में। और प्रत्यय कहाँ जोड़े जाते हैं? शब्द के अंत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अधि किस में जुड़ा है? अधिकार में। बात करें अभिभावक की तो यहाँ कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? अभि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है? तो इसमें आपको बताना है कि किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है। तो बात करें अगर दुबला की तो यहाँ प्रत्यय न लगकर किसका प्रयोग हुआ है? उपसर्ग का। कौन सा उपसर्ग लगा है? दो उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस शब्द में ता प्रत्यय नहीं लगा है? तो इसमें आपको बताना है कि किस शब्द में ता प्रत्यय नहीं लगा है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनुष्यत्व। यहाँ कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? त्वय प्रत्यय का। बात करें लघुता की, ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। शत्रुता की, ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और वीरता में भी ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्लेश का सही विशेषण शब्द है। तो इसमें आपको बताना है कि क्लेश का सही विशेषण शब्द क्या हो जाएगा। तो क्लेश कैसा शब्द हो जाएगा? विशेष्य। और इसका विशेषण क्या हो जाएगा? क्लिष्ट। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विशेष्य और विशेषण शब्द युग्मों में से त्रुटिपूर्ण की पहचान कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि विशेष्य और विशेषण का कौन सा युग्म गलत है, ये आपको बताना है। तो ख्याति से मिलकर बना है ख्यात विशेषण, बिल्कुल सही है। क्रोध से बना है क्रुद्ध विशेषण, बिल्कुल सही है। दिन से बना है दैनिक, बिल्कुल सही है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ताप का क्या होना चाहिए? तप्त। ताप का विशेषण क्या बनना चाहिए? तप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, राज दरबार में कौन सा समास है? तो इसमें आपको बताना है कि राज दरबार में कौन सा समास है। तो राज दरबार का अगर विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? राजा का दरबार। तो यहाँ कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। बात करें अव्ययी भाव की समास की पहचान की तो इन शब्दों जिन शब्दों के स्टार्टिंग में आपको उपसर्ग दिखाई दे वहां कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, शीतोष्ण में कौन सा समास है? तो शीतोष्ण का अगर विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? शीत और उष्ण। और जहां जिस समास में और शब्द का लोप हो वहां कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। तो ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास। ये भी आपको याद रखना है। ऐसा समास जिसका प्रथम शब्द कैसा होता है? संख्यावाची, वह कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा पदबंध है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द संज्ञा पदबंध है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रात को पहरा देने वाला। यह कैसा हो जाएगा? संज्ञा पदबंध। अगर हम बात करें काम में लगा हुआ तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? काम में लगे होने की। तो यहां कौन सा पदबंध हो जाएगा? विशेषण पदबंध। ये आपको याद रखना है। किसी न किसी तरह, किसी न किसी तरह किस तरह की विशेषता बता रहा है? क्रिया की। तो यह किस तरह का पदबंध हो जाएगा? क्रिया पदबंध। ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी, जाता रहता था। तो जाता रहता था किस तरह का हो जाएगा? यह हो जाएगा क्रिया पदबंध। यह भी कौन सा हो जाएगा? क्रिया पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। इस वाक्य में वह कहाँ है कौन सा उपवाक्य है? तो ऐसा उपवाक्य जो आश्रित उपवाक्य होता है कैसा कहलाता है? संज्ञा उपवाक्य। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा उपवाक्य। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए। तो देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को कैसा रहना चाहिए यह आपको बताना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्यत। उद्यत का अर्थ होता है तैयार रहना। तो देश की रक्षा के लिए आज हमेशा कैसा रहना चाहिए? तैयार रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37,
अव्यवस्थित वाक्य खंडों को हमें क्रम से लगाना है। आइए देखते हैं किस तरह से लगा सकते हैं। तो ये कुछ वाक्यों के हिस्से दिए हुए हैं, इन्हें हमें अरेंज करना है। आइए देखते हैं। शुरू से ही किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं। तो किस तरह से हो जाएगा। शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित पंक्तियों में सही अलंकार का चयन कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि सही अलंकार कौन सा है। पानी बिच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आबे हांसी। अर्थ क्या है इस बात का कि पानी में रहते हुए भी मीन कैसी है, प्यासी है। तो यह आपको कैसी लग रहा है, एक अलग सी बात हो रही है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, विशेषोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं और 14 और 12 पर यति होता है। तो ऐसा कौन सा छंद है जिसमें 26 मात्राएं होती हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गीतिका। गीतिका में टोटल मात्राओं की संख्या कितनी, 26 मात्राएं। बात करें यति कितने पर होती है, तो 14 और 12 पर क्या होती है, यति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। तो इसमें आपको बताना है कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रोध। बात करें उत्साह किसका हो जाएगा, वीर रस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो इसमें आपको बताना है कि कामायनी किसके द्वारा लिखी गई है। तो बात करें अगर हम कामायनी की, तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद। ये आपको याद रखना है। कामायनी किसके द्वारा लिखा गया है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा। जयशंकर प्रसाद जी के कुछ और भी महाकाव्य देख लेते हैं, इनके द्वारा किस किस की रचना की गई है। तो बात करें अगर हम इनके नाटकों की, तो इनके कौन कौन से नाटक हो जाएंगे। एक आपको याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अजात शत्रु। एक आपको याद रखना है स्कंदगुप्त। एक हो जाएगा चंद्रगुप्त। अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी किसका नाटक हो जाएंगे, ये जयशंकर प्रसाद जी के। तो जयशंकर प्रसाद जी के कौन कौन से नाटक हो जाएंगे, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी है। तो इसमें से आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कि कौन सी एक जीवनी है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवारा मसीहा क्या हो जाएगी, एक जीवनी। लिखी किसके द्वारा गई है, विष्णु प्रभाकर के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है, विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखी गई है। बात करें अगर हम, यह किसकी जीवनी है, विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा तो लिखी गई है, लेकिन जीवनी किसकी है, शरत चंद्र चटर्जी की। शरत चंद्र चटर्जी की, ये आपको याद रखना है। तो आवारा मसीहा किसके द्वारा लिखी गई है, विष्णु प्रभाकर के द्वारा। शरत चंद्र चटर्जी की क्या है, यह जीवनी है। बात करें अतीत के चलचित्र किसके द्वारा लिखी गई है, महादेवी वर्मा की। ये आपको याद रखना है। और चिंतामणि किसके द्वारा लिखी गई है, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। नीड़ का निर्माण फिर किसके द्वारा लिखी गई है, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। यह किसके द्वारा लिखी गई है, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। और हरिवंश राय बच्चन की आपको ये कृतियां हमेशा याद रखनी है, मधुशाला, मधुबाला, ये आपको याद रखनी है। तो आवारा मसीहा किसकी हो जाएगी, विष्णु प्रभाकर की। किसकी जीवनी है, शरतचंद्र चटर्जी की। नीड़ का निर्माण फिर ये किसके द्वारा लिखी गई है, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। है मधुशाला और मधुबाला, मधु कलश, ये किसकी हो जाएंगी, हरिवंश राय बच्चन की। चिंतामणि किसकी हो जाएगी, रामचंद्र शुक्ल की। और अतीत के चलचित्र किसकी हो जाएगी, अतीत के चलचित्र किसकी हो जाएगी, महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो यह आपने सुना होगा कई बार बोलते हुए आम भाषा में,
कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, यानी बेकार में झुंझलाना क्या हो जाएगा? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। युद्ध मचाया जा रहा है, गलत। युद्ध किया जा रहा है, यह भी गलत हो जाएगा। युद्ध लड़ा जा रहा है, यह भी गलत हो जाएगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा युद्ध हो रहा है। ऐसे ही तो बोला जाता है कि राजाओं के बीच क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा मूक का अनेकार्थक शब्द नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि मूक का अनेकार्थक कौन सा शब्द नहीं है। बात करें चुप, विवश और गूंगा, ये शब्द किसके अनेकार्थक हो जाएंगे? मूक के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शांत। ऑप्शन नंबर सी, शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, पार्थिव शब्द के लिए सही वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि पार्थिव के लिए सही वाक्य कौन सा होगा। तो पार्थिव कहते हैं जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे क्या बोला जाता है? पार्थिव। ये आपको याद रखना है कि जिसका संबंध पृथ्वी से है उसे क्या बोलेंगे हम? पार्थिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द युग्म अंश और अंश के उपयुक्त अर्थभेद का चयन कीजिए। तो इसमें आपको बताना है एक तो अंश का अर्थ क्या होता है और दूसरा इस वाले अंश का अर्थ क्या होता है। तो बात करें अंश की, तो अंश का अर्थ हो जाएगा कंधा और इस वाले अंश का हो जाएगा, जब बड़े शय का प्रयोग होगा, इसका अर्थ होता है भाग। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 से 50 तक काव्यांश को पढ़ना है और उसके बाद आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो एक बार पद्यांश देख लेते हैं। कुछ भी बन बस कायर मत बन, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा, बहा युगों तक खून पसीना। तो इसमें आपको बताना है कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है। पहले क्वेश्चन में आपको बताना है कि कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है। तो कवि दे रहा है रुकावटों को ठोकर मारने की प्रेरणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49, कवि के अनुसार जीवन किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है? तो कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ हो जाएगा जिसमें हम समझौता कर लें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समझौतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और हमारा लास्ट क्वेश्चन, इन पंक्तियों में कायर का क्या अर्थ है? तो कायर का अर्थ क्या हो जाएगा? समझौतावादी। ये आपको याद रखना है। तो गाइज कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड।